चलिए, एनआर एनआर मूवी मूवी वाले पे 18-28। ओके ओके, लिखिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ जी, तो कल हमने लिखा था सबसे पहले तो टोटल इनकम। टोटल इनकम को समझ लिया था हमने, समझा कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, ये 4 तो हो गया था। अब मीनिंग ऑफ टर्म्स। मीनिंग ऑफ टर्म्स में पहली टर्म है हमारी टोटल इनकम। तो आपको टोटल इनकम कौन सी लेनी है? जिस कंट्री में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस कंपनी के टैक्स लॉ के हिसाब से आपकी जो भी इनकम बन रही है वो इनकम लेनी है। अगर टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग इनकम अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली टोटल इनकम लेनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां के? कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन में उस कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे होंगे। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी जो भी टोटल इनकम आ रही है वो आपको इधर लेनी है, ठीक है। फिर आती है हमारी सेकंड नंबर पे पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या होती है? टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शंस where both purchase and sale is from / to associate enterprise। जैसे इधर है सपोज टाटा यूएस, टाटा यूएस, इधर है टाटा यूके, और इधर है टाटा इंडिया, ठीक है। अभी एसोसिएट एंटरप्राइज है तीनों, तीनों आपस में एक दूसरे की एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। तो पैसिव इनकम में क्या बोला? इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल इज फ्रॉम / टू। परचेज भी आपने किससे करा है? एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेज करा है, और बेचा भी किसको है? एसोसिएट एंटरप्राइज को ही बेचा है। ये पैसिव इनकम मानी जाती है। लेकिन अगर आपको खरीदेंगे तो उसका मतलब एक्सपेंस इनकम इनकम ट्रांजैक्शन से जो भी इनकम हो रही है, ट्रांजैक्शन मतलब परचेज सेल, पूरा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं ना अपन। अब उस ट्रांजैक्शन से जो इनकम मतलब जितना खरीदा जितने में बेचा, रिमेनिंग जो हो गया मतलब आपकी जो इनकम है वो। तो ये परचेज सेल के ट्रांजैक्शन से। परचेज सेल किससे? परचेज कर रहे हो एसोसिएट एंटरप्राइज से, और सेल भी कर रहे हो किसको? एसोसिएट एंटरप्राइज को। ये क्या केस? एक के केस में तो कैसे होगा? ये तो मल्टीपल एसोसिएट एंटरप्राइज के केस में होगा ना, सिंगल के केस में तो हो ही नहीं सकता। अभी टाटा यूएस से जो सामान खरीद रही हूँ वो टाटा यूएस को ही बेच रही हूँ, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। सिंगल ट्रांजैक्शन होता है, एक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट टाटा यूएस से खरीदा और वही प्रोडक्ट मैंने किसको बेच दिया? टाटा यूके को बेच दिया। तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ परचेज सेल का, क्योंकि आइटम वाइज ट्रांजैक्शन माने जाते हैं ना, प्रोडक्ट वाइज ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। तो ये नहीं लगेगा, तो पैसिव इनकम नहीं होगी, सिंपल। नहीं नहीं हो रहा ना, वो कहाँ हो रहा है? वो परचेज सेल नहीं, सेम प्रोडक्ट आप कोई चीज एक से खरीद रहे हो और एज इट इज दूसरे को बेच रहे हो, जैसा रीसेल में करते थे। बस रीसेल में आप आउटसाइडर को बेचते हो, यहां पर आप अपनी एसोसिएट को ही बेच रहे हो। एक एसोसिएट से खरीद के
दूसरी एसोसिएट को बेच रहे हो, इसे पैसिव इनकम बोली जाती है। मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, घर की चीज घर में देना, इसीलिए इसको पैसिव इनकम में काउंट करा है। ठीक, तो पहला इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल इज फ्रॉम एंड टू एसोसिएट एंटरप्राइज। और दूसरा पैसिव इनकम में हम किसे काउंट करते हैं, कोई भी इनकम जो आपको रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट या रेंटल इनकम से हो रही है, ये भी सारी की सारी पैसिव इनकम के थ्रू आती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की इनकम को देख लो, आपका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्टिव इनकम क्या होती है, मेरी सैलरी की इनकम मेरी एक्टिव इनकम होगी, ये जो मैं टीचिंग प्रोफेशन से कमा रही हूँ ये मेरी एक्टिव इनकम होगी। एक्टिव इनकम होती है जहां आपका प्रेजेंट होना जरूरी है, आपकी प्रेजेंस से आप इनकम अर्न कर रहे हो, वो एक्टिव इनकम होती है। वेराज पैसिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम मतलब आप नहीं हो उस जगह पर, आप कमाने के लिए नहीं जा रहे हो फिर भी इनकम आ रही है। जैसे मैंने किराए पे दे दिया, तो किराए की इनकम क्या है, पैसिव इनकम है। मुझे कोई उस इनकम के लिए मेहनत नहीं करनी है, वो इनकम मुझे अपने आप रिसीव हो रही है। मेरे पास घर है, एक कमरा खाली पड़ा था, किराए में दे दिया, वो पैसिव इनकम है। ब्याज की जो इनकम है, ये ब्याज की इनकम के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं करी, बस इन्वेस्टमेंट करी है, या वो भी छोड़ो, सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा डाल रखा है, ऑटोमेटिकली मतलब उस पर ब्याज आ रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। ठीक, तो पैसिव इनकम वही होती है जहां पर पर्सन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो हो जाती है एक्टिव इनकम। ठीक, जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, वो आपकी पैसिव इनकम है, शेयर मार्केट की इनकम पैसिव इनकम होती है। अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो वो उसकी एक्टिव इनकम है, पर अगर एज एन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन की तरह आप उसको ट्रीट कर रहे हो, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, कैपिटल गेन में जाएगा, तो वो आपकी पैसिव इनकम होती है। ठीक, इसीलिए इधर इन्होंने एक ही बड़ा हेड दे दिया, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से जितनी भी इनकम होती है, आप देख लो कोई सी भी इनकम सब पैसिव नेचर की ही होती है। ओके, बैंकिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट पैसिव इनकम नहीं है, क्योंकि वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। डन, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में हमें क्या लेना है, एसोसिएट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, परचेज, सेल। हाँ, वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब वही टोटल एसेट। डन, एग्जाम्पल लिख लिया। चलिए अब देखो, अब अपने ऊपर आते हैं, उसमें वो ABOI टेस्ट के अंदर पैसिव इनकम हो गया, टोटल इनकम हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारा टोटल असेट। तो अब ये जो वैल्यू ऑफ असेट है वो अपने को क्या लेनी है, इसमें दो केसेस आएंगे। सबसे पहला डेप्रिशिएबल असेट के केस में क्या आएगी, डेप्रिशिएबल। ABOI टेस्ट में हमने 4 पॉइंट्स देखे थे, उसके अंदर अलग अलग टर्म्स आई थी, अब हम उस टर्म्स का मतलब देख रहे हैं। तो उसमें पहले पॉइंट में आई थी 2 टर्म, टोटल इनकम, पैसिव इनकम। दूसरे पॉइंट में टर्म आई असेट, वैल्यू ऑफ असेट, टोटल असेट, ये वो टोटल असेट की वैल्यू है। ठीक है, डेप्रिशिएबल असेट के केस में आपको लेना है एवरेज वैल्यू as per tax law
एज पर टैक्स लॉ। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? ओपनिंग और एंडिंग का एवरेज। ठीक है, एवरेज वैल्यू एज पर टैक्स लॉ एट बिगिनिंग एंड एंडिंग। और दो वैल्यू थोड़ी ना होगी। तो बिगनिंग की और एंडिंग की उसका एवरेज। बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ईयर, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट के केस में क्लोजिंग वैल्यू ओनली, क्लोजिंग वैल्यू एज पर बुक्स। लिख लिया? ये केजी नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें भी हम लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मतलब बिगनिंग एंड एंडिंग। ठीक, एम्प्लॉय के केस में भी आपको क्या लेना है? एवरेज एम्प्लॉयज लेने हैं। अभी एम्प्लॉयज के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्लूड, एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्लूड person who is not directly, who is not directly employed by company, who is not directly employed by company but perform task similar to employees। बेसिकली तो ये कौन होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। हम्म काव्य विश्राम लेकिन पीछे आपके साथ पूरी देखो तुम, मुझे चाहिए भी नहीं थी, कोई बात नहीं। इस मौसम में तो वैसे भी ऐसा ही होता है, मावट आती है ना। जनवरी मावट का ही तो है, जनवरी में तो आती है मावट, जनवरी में ही आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, पांचवा, फिफ्थ,
पेरोल, पेरोल एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं? सिंपल, ऑल बेनिफिट्स या एम्यूलमेंट्स, जो भी होता है ये, मॉन्यूमेंट्स, पेबल टू एम्प्लॉयज। नहीं नहीं, मॉन्यूमेंट्स नहीं होता। हाँ, पेबल टू एम्प्लॉयज। हाँ, इसलिए मैंने पहले बेनिफिट लिखवा दिया। बिल्कुल, सब कुछ आप एम्प्लॉय को जो पे करते हो ना, जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब एमोलमेंट्स। ऐसे नाम रखते ही क्यों हैं? उसने थोड़ी रखा है। चलता है। उसके पूर्वज होने। ठीक है, लिख लिया। तो अभी वैल्यू ऑफ असेट हम क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ असेट हम लेंगे, अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो हमको एवरेज वैल्यू लेनी है, मतलब ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू कैसे आएगी? आपने पिछले साल का जो ब्लॉक की वैल्यू होगी वो, मतलब आपके ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू और आपके ब्लॉक की एंडिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, उनका एवरेज करके वो डेप्रिशिएबल असेट की वैल्यू हो गई। और बाकी असेट्स का तो सिंपल जो क्लोजिंग वैल्यू है एज पर बुक्स, क्योंकि डेप्रिशिएबल असेट के केस में तो आप ब्लॉक वाइज काम करते हो। नॉन डेप्रिशिएबल के केस में तो हम ज्यादा उनको सर ही नहीं चढ़ा के रखते हैं, ज्यादा सर पे ही डेप्रिशिएबल असेट चढ़ता है। ठीक, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के केस में भी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी आपको क्या लेना है? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। स्टार्टिंग में कितने एम्प्लॉयज थे, एंडिंग में कितने एम्प्लॉयज हो गए, डिवाइड बाय 2। और पेरोल एक्सपेंस क्या होता है? टोटल बेनिफिट जो आपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा है, मतलब टोटल आप एम्प्लॉय को जो भी दे रहे हो ना, वो सब आ गया इसके अंदर, वो हो गया आपका पेरोल एक्सपेंस। लास्ट में बस एक नोट डाल लो, नोट पोएम गाइडलाइंस, ये आता है 80 डबल जे डबल ए के अंदर, एमुलमेंट्स। जब आप एम्प्लॉयज निकालते हो ना, टोटल एम्प्लॉयज रिडक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, पोएम गाइडलाइंस, पोएम गाइडलाइंस shall not apply to a company to a company having turnover of 50 crore or less in a financial year. पोएम की गाइडलाइंस नहीं अप्लाई होगी उस कंपनी पे जिसका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम था। उसको ये सब कोई एबीओआई टेस्ट फलाना ढिमकाना नहीं करना, क्योंकि हम मानते हैं कि वो एक छोटी कंपनी है। ठीक है, उस पे पोएम की गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। और नोट में एक और बात, ईच subsidiary of company has to be examined separately. मतलब ये जो आपको एबीओआई टेस्ट कर रहा है, ये कंपनी वाइज, मतलब सब्सिडरीज का अलग करोगे आप। ऐसा नहीं कि आपने केवल होल्डिंग का टेस्ट कर लिया, सब्सिडरीज का भी होगा अलग से। ये फॉरेन कंपनी अगर आप देखो, अगर कंपनी वो है इंडियन कंपनी तो ऑलवेज रेजिडेंट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ पोएम। ये आपको चेक करना है फॉरेन कंपनी के केस में। फॉरेन कंपनी में हम देखते हैं पोएम अगर इंडिया में है तब तो वो भी रेजिडेंट, पोएम इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट। अब पोएम इंडिया में कैसे होगा? पोएम इंडिया में होगा की मैनेजरियल या कमर्शियल डिसीजंस। अब वो आप देखोगे, पोएम के लिए आपको एबीओआई टेस्ट करना है, एक्टिव बिजनेस किधर है, क्योंकि जहां एक्टिव बिजनेस होगा वहीं से आपके क्रूशियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ठीक है,
तो अब यही डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम तो अब करना है आपको, अभी तक तो केवल स्टेप्स चल रहे थे। ठीक है, ऊपर हेडिंग क्या लगाई थी? डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम हो गया ना, एबीओआई टेस्ट हो गया ना। नहीं नहीं, आप इसमें लिखो नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम एबीओआई टेस्ट, साथ साथ में विज अविज। अरे कोई बात नहीं, ये लो, डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम विज अविज एबीओआई टेस्ट, मतलब पोएम कैसे डिटरमाइन करनी है अलोंग विद एबीओआई टेस्ट। पोएम कैसे डिटरमाइन होगा अलोंग विद एबीओआई टेस्ट। बिल्कुल नहीं, अलोंग विद। ठीक है, अगर कोई कंपनी सर्विसेज आउटसोर्स कर रही है तो उसको भी टेस्ट होगा कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी कहाँ की है। मैम अगर फॉरेन कंपनी ही है और अपनी कोई सर्विसेज वो आउटसोर्सिंग पे है तो उसके एम्प्लॉयज भी काउंट होंगे और क्या उसका भी होगा क्या ये टेस्ट? फॉरेन कंपनी के केस में ही हमें ये टेस्ट करना है, फिर वो चाहे काम कुछ भी करती हो, वो आउटसोर्सिंग का काम कर रही है या वो खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, आपको ये टेस्ट करना ही है। ओके ठीक है, ठीक है, अभी आगे। अब हमने एबीओआई टेस्ट कर लिया भाई, कर लिया। अब हाँ, अब रिजल्ट आएगा। ठीक, तो इफ एबीओआई टेस्ट पास, हाँ एक्चुअली इफ एबीओआई टेस्ट पास का मतलब ऑल कंडीशंस फुलफिल, all conditions all conditions fulfill, तो इसका मतलब पोयम है आपका श्योर। पोयम आउटसाइड इंडिया, लेकिन साथ साथ में एक चीज और देखनी है, बोर्ड मीटिंग्स कहाँ हुई है। इफ मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया, पहले एबीओआई टेस्ट कर लो, फिर हमने देख लिया कि भाई बाहर ही है, तो मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स देख लो। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और लिखना है इसके अंदर, इसी के अंदर। however if decisions are not taken however if decisions are not taken by board of directors, अभी सुना नहीं मैं, रुक जाओ थोड़ी देर बाद दोबारा पूछूंगी। बट कि तुमने अभी क्या बोला? if decisions are not taken by board of directors but by holding company भाई कंपनी, ऐसी कंपनी, but by holding company or
any person or any person resident in India. तो क्या होगा फटाफट से बताओ। पोयम इंडिया में होगा। सिंपल। लेकिन होल्डिंग कम जरूर करने की है, ये तो होना चाहिए। पोयम इंडिया में होगा। पोयम शैल बी इन इंडिया। अच्छा चाहे होल्डिंग बाहर हो। हाँ होल्डिंग बाहर हो। पोयम शैल बी इन इंडिया। एकदम सही। इतने अजीबोगरीब प्रोविजंस बना रखे हैं। हाँ तो मैं नहीं बाहर। या तो आप सीधा ये वाली बात बोलते, ये बोर्ड मीटिंग वाली। हाँ उसका क्यों करना है रिव्यू वाइड टेस्ट जबरदस्ती पे, जब किसी से मिलेगा। सही बात है, यही इसी पे देखो कि होल्डिंग डिसिप्लिन ले लिया या नहीं। नहीं बस बीओडी की मीटिंग बाहर है, बीओडी वाला भी तो है पॉइंट, 2 पॉइंट्स है। हाँ, ये अगर बीओडी की मीटिंग की है हमारा ठीक है ना, हमारे केस में क्लियर है। ठंडी हो गई थी, क्या करूं। हाँ ठंडी मिलेगी नहीं नहीं मिल जाएगी, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आज नहीं मिलेगी। इधर चले जाएंगे नीचे, अभी पियेंगे, अभी पीते हैं अपन सब नीचे, है ना। आज तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है। हाँ बिल्कुल, फिर घर जाके हाँ तो अब मत पीना ना, इधर पी लेना। अदर केसेस ABOI टेस्ट पास, ऑल कंडीशंस फुलफिल, ठीक है। अदर केसेस मतलब कोई कंडीशन आपने नहीं फुलफिल करी है तो क्या करना है, आइडेंटिफाई पर्सन who makes key management and commercial decisions. Who takes key management and commercial decisions. ठीक है, वो पर्सन आइडेंटिफाई करो और फिर आप आइडेंटिफाई करो वो प्लेस जहां पर वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वही आपका पोएम होगा। हाँ लेकिन अगर वो पर्सन नॉन रेजिडेंट हो, पर्सन नॉन रेजिडेंट किस हिसाब से होगा, इंडिया से बाहर रह रहा है, ठीक है। की मैनेजरियल डिसीजंस उसने कहाँ लिए हैं, की मैनेजरियल डिसीजंस उसने कहाँ लिए हैं। कैसे पता चलता होगा, मुझे इसमें बताओ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है पोएम का कॉन्सेप्ट। कोई अपनी बुक्स में तो लिख देगा कि हमने कोई बिल्कुल 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 बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिपोर्ट तो लिख देगा कि एकदम कुछ भी बिल्कुल करते हैं। ये बस और डिटरमाइन प्लेस, एक बार पहले लिख लो, लॉ तो लिख लो। डिटरमाइन प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर मेड, such place will be poem. Such place will be poem. प्लेस देखना है। हाँ वो जगह पोएम हो जाएगी जहां पर की मैनेजरियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो फिर पर्सन को क्यों ढूंढना है अगर प्लेस ढूंढनी है तो? जो की मैनेजरियल पर्सन डिसीजंस ले रहा है वो डिसीजंस कहाँ पर ले रहा है, दोनों चीजें देखनी है। एक तो जैसे आज सपोज मान लो आज रिलायंस के जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आज रिलायंस के जो भी डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, मुकेश अंबानी जी, ठीक है। अब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन पर्सन है जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस लेता है। मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस लेने वाला पर्सन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है अपना
चेयरमैन। तो पहले आइडेंटिफाई करो पर्सन कौन है। अब ये पर्सन ने डिसीजंस कहां से लिए हैं? इंडिया से। तो इसका मतलब रिलायंस, भले ही रिलायंस एक फॉरेन कंपनी होती, अगर रिलायंस फॉरेन कंपनी होती तो इंडिया से डिसीजन लिए हैं, पर्सन ये रहा, इसका पोएम इंडिया में माना जाएगा। रिलायंस के मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस आपको पता है कौन लेता है? जिस हिसाब से आपको रिलायंस का पता है वैसे ही बाकी कंपनीज का भी पता चलेगा। रिलायंस एक फेमस कंपनी है इसलिए, और ये आदमी इतने, ये पारिवारिक इंसान इतने फेमस हो चुके हैं, इनका पूरा परिवार इतना फेमस हो चुका है, इसलिए हमको इसका नाम पता है। आज जैसे अडानी पावर, अडानी प्लांट्स, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, उन सब के डिसीजन कौन लेगा? गौतम अडानी, पता है हमको। अब वो गौतम अडानी डिसीजन लेगा, कहां डिसीजन ले रहा है? इंडिया में। अगर वो बाहर लेता तो बाहर होता पोएम। वो चाहे पर्सन रेजिडेंट हो, पर्सन के लिए तो बोला ही नहीं ना, पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस तो देखना ही नहीं है, हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं कंपनी का। बिल्कुल, पर्सन की गतिविधियों पे नजर रखनी है। पर कॉम्प्लिकेटेड है चीज, सिंपल ना, इनको एक चीज करनी चाहिए थी, बोर्ड मीटिंग। जैसे आपने स्पीकर में बताया ये मोटा भाई अगर मान लो लंदन जाके वो ले डीजल तो प्राइस ऑफ सिलेंडर तो जाएगा रिलायंस का, अगर रिलायंस फॉरेन कंपनी है मान लो रेंज के तो फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो पोएम ही खत्म हो गया ना, फिर तो पोएम ही खत्म हो गया। मान लो किसी और देश में और किसी और देश में ले तो जैसे इंडिया में लगे किसी और देश में तो फिर पहले ये बताओ रिलायंस क्या है, इंडियन कंपनी है फॉरेन कंपनी है? फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी हो गई, ठीक है। और ये इंडिया की क्योंकि और ले रहा है है। बस एक आधा इश्यू किया हो। ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस जो भी की मैनेजमेंट के डिसीजंस है ना, वो सब, जैसे मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया सेगमेंट स्टार्ट करना है, आपको डिविडेंड कितना पे करना है, डिविडेंड भी की मैनेजरियल डिसीजन में आता है। अलग अलग जगह अलग अलग डिसीजन। ऐसा नहीं है, वो यही तो बोला, एक आधा डिसीजन ले लिया, एक डिसीजन कहीं एक डिसीजन कहीं, ऐसा नहीं होता है, होता ही नहीं है ऐसा। कोई एक इंसान हाँ अकेला थोड़े ना डिसीजन लेता है, हाँ भाई अच्छा ये करना है कर दो, फिर दूसरी जगह गया ये करना है कर दो, पूरी मीटिंग होती है ना। उसको बाकी लोगों से, उसको अपनी बीवी को बिठाना पड़ेगा, नीता अंबानी जी को, नहीं तो फिर वो गरबा चालू कर देगी। हाँ हाँ, वो सबको बैठा करके डिसीजंस तो सबसे ही लेंगे ना, क्योंकि क्लोजली हेल्ड कंपनी है। हाँ बिल्कुल, बना लीजिए। बन जाएगी। ये नीता अंबानी खुद ही वुमेन डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट से बनी थी। 2013 में वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया था ना, तभी से ये डायरेक्टर बनी है रिलायंस की, उससे पहले नहीं थी। मैं अभी पूरा ही समझा ना। देखो अभी आपने क्या करा, सबसे पहले आप देख रहे हो कंपनी, ठीक है, अभी कंपनी का आप इनकॉर्पोरेशन देख रहे हो। कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी कौन होती है? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी होती है। इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट होती है। अब इधर आते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए आपको देखना है पोएम किधर है। फॉरेन कंपनी का पोएम अगर इंडिया में है तो इंडियन कंपनी, पोएम अगर आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। इंडिया में है तो रेजिडेंट, बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। अब ये पोएम कैसे आइडेंटिफाई होगा? पहली बात, पोएम का मतलब होता है कि मैनेजरियल डिसीजंस जहां लिए जाते हैं। पोएम के लिए होता है एबीओआई टेस्ट। एबीओआई टेस्ट में 4 बातें आपको चेक करनी है। एबीओआई टेस्ट होता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर आप चारों कंडीशंस फुलफिल करते हो तो इसका मतलब आपका पोएम इंडिया के बाहर है। लेकिन अभी तो केवल पोएम इंडिया के बाहर हुआ है। बोर्ड मीटिंग्स पे भी एक बार नजर डाल लो। अगर आपकी बोर्ड मीटिंग्स भी इंडिया के बाहर हुई है, पोएम भी बाहर, बोर्ड मीटिंग्स भी बाहर, तो आप पक्का ही पक्का क्या हो? नॉन रेजिडेंट हो। पोएम आउटसाइड इंडिया, इधर आ जाओ। पोएम आउटसाइड इंडिया, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, पोएम आउटसाइड इंडिया। लेकिन बोर्ड मीटिंग्स जो है
अगर मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में हो गई तो फिर इंडिया में माना जाता है, ठीक है। इफ मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया, बोर्ड मीटिंग अगर इंडिया में हो गई तो इंडिया में मानेंगे, अगर इंडिया से बाहर हुई है तो आउटसाइड इंडिया मानेंगे। अभी however if decisions are not taken by board of directors, बोर्ड मीटिंग में की मैनेजरियल डिसीजंस लिए ही नहीं जा रहे, की मैनेजरियल डिसीजंस कौन ले रहा है, होल्डिंग कंपनी ले रही है या फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ले रहा है, तो फिर वो इंडियन कंपनी, मतलब सॉरी, वो रेजिडेंट हो जाएगी, हमारे होल्डिंग कंपनी पोयम इंडिया में। होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी से हो रहा है। नहीं कुछ भी फॉरेन में भी हो रहा है ना वही मेजॉरिटी डिसीजंस होल्डिंग कंपनी लेगी। होल्डिंग कंपनी अगर बाहर की होगी तो हम पोयम इंडिया में क्यों करेंगे कभी? जब आगे हाँ, सब कुछ है बार-बार मैंने पूछा बार-बार नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछा, होल्डिंग कंपनी, ठीक है। इंडियन होल्डिंग कंपनी इंडियन पर्सन है। ये भी तो पूछ रहे थे आप, ये बोलते हैं होल्डिंग हो कंपनी जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो सब्र रखा करो, मैं वैसे भी समझाऊंगी, पॉइंट तो वैसे भी आता ही ना। अब किसका मतलब back to work। हाँ वो एक से बड़ी वो कहते हैं इसलिए हम लोग तक जाना है। ये पोएम का कॉन्सेप्ट हो चुका है पूरा वैसे भी, इधर वाला तो सुनता। ठीक है। ABOI टेस्ट पास, सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल, सारी कंडीशन फुलफिल कर ली, पोएम आउटसाइड इंडिया हो गया। फिर भी आपको चेक करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब सॉरी, आपकी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स भी अगर बाहर हुई है तो आपका पोएम आउटसाइड इंडिया हो जाता है। अब लेकिन अगर डिसीजंस BOD ने नहीं लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं होल्डिंग कंपनी ने या फिर रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजंस लिए हैं, तो फिर पोएम किस में माना जाएगा? इंडिया में। होल्डिंग कंपनी कौन होगी? इंडियन होनी चाहिए, ठीक। अभी इधर अदर केसेस में, अदर केसेस कब आएंगे? जब आपने ABOI टेस्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, आपने कोई भी एक दो जितनी कंडीशंस हैं वो वायलेट कर दी, आपने एक भी कंडीशन अगर आपने वायलेट कर दी तो आपको देखना है, आपको पर्सन आइडेंटिफाई करना है कौन की मैनेजरियल डिसीजंस ले रहा है या ले रहे हैं। एक से ज्यादा पर्सन होंगे ही होंगे, हो सकते नहीं होंगे ही, है ना। तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। अब वो ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन कहां ले रहे हैं वो आइडेंटिफाई करो। अगर इंडिया में कर रहे हैं तो पोएम इंडिया, और पोएम इंडिया में है तो कंपनी रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट। फर्जी एकदम, सच्ची में। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसी की वजह से तो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर नहीं पा रही है इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कंप्लायंस इतनी ज्यादा है कि चाहते ही नहीं है, कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। और फिर बोलते हैं हम DTC से कंप्लायंस इजी करेंगे। कहाँ से इजी करोगे? नहीं करेंगे तो बना कौन रहा है? DTC कौन बनाएगा? वही बनाएगी। क्या इजी करेंगे? छोटी छोटी चीजें, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हेड के नाम बदल देंगे, इंडेक्सेशन हटा दिया, ठीक है। हेड का नाम बदल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का नाम कर देंगे रेजिडुअरी हेड, वो वैसे ही रेजिडुअरी होता है, तो नाम बदलने की क्या जरूरत है? मैंने एक भाई एक राघव चड्ढा की रील देखी थी मैंने। 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन नहीं है। मतलब कितना बड़ा नुकसान है, उससे तो एकदम वैल्यू कितनी चीज हो जाती है। बिल्कुल, धन्यवाद।